लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। क्या देखा था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनेगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे बनती थी, जितने भी एटम्स हैं उन सबका तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद मिनिमम बॉन्ड सब में एक एक बॉन्ड बना देना है। ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। बाकी ये वाले इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में काम आएंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे सेंट्रल एटम का और फिर कॉर्नर एटम्स का। बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने बच्चे आए थे मुझे वो जवाब देंगे कि सेंट्रल एटम पे थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हुआ था कि सेंट्रल एटम कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो सबसे बताइए सेंट्रल एटम कौन हो सकता है, बताओ। जो लीस्ट नंबर में होगा। ठीक है, जैसे कि H2SO4 में सल्फर लीस्ट नंबर में है तो सल्फर सेंट्रल एटम बन जाएगा। लीस्ट नंबर के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो, जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी से रिडॉक्स रिएक्शन याद आ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। अब H2SO4 में सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है, सल्फर बना सकता है। कितने, 6 बॉन्ड बना सकता है, हमने देखा था ना रिडॉक्स में। तो फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी या लीस्ट नंबर। तीसरी बात देखी थी हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए क्योंकि इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देगा, ये तो खुद ही अपने पास इलेक्ट्रॉन रख के बैठ जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा था कि एक तो फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, और फ्लोरीन के साथ साथ एक और चीज हमने देखी थी, फ्लोरीन के साथ साथ कौन नहीं हो सकता है, जल्दी बच्चे बताओ। हाइड्रोजन। ठीक है, वेरी गुड, हाइड्रोजन भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कुछ बातें थी हमारी सेंट्रल एटम पे, और इसके बेसिस पे हमने कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, और हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल देख रहे थे ना, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हमने देखा था। तो लिमिटेशन क्या थी, हमने बहुत सारे एटम्स के स्ट्रक्चर बनाए, फिर हमने देखा कि ऑक्टेट रूल जो है या लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हर वक्त सही नहीं हो रहा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक थे, पहला ड्रॉबैक ये था कि सारे एटम्स जरूरी नहीं है अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही करें। ठीक है, सारे एटम अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। जो ऑक्टेट से कम रह जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा उनको बोलेंगे हाइपोवैलेंट, हाइपो मतलब कम। और जिनका ऑक्टेट से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे, जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेंगे, उनको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट, वैलेंट मतलब वैलेंसी, हाइपर मतलब ज्यादा, अपने वैलेंसी से ज्यादा शो करने वालों को बोलेंगे हाइपर वैलेंट कंपाउंड। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होते हुए भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, या तो उनसे कम रह जाते हैं या फिर उनसे ज्यादा रह जाते हैं। तो और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने तो यही बोला था कि सेंट्रल एटम चाहे जैसा भी हो वो तभी खुश रह सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। अब बताओ, चलो एग्जाम्पल, मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात कर रहे थे, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में कौन सा, LiCl, वेरी गुड। क्योंकि देखो लिथियम की वैलेंसी क्या है, लिथियम कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, हमने देखा था ना पजान्स रूल से, तो इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। और लिथियम की वैलेंसी कितनी है, एक ही है। ठीक है, CaCl तो बेटा आयनिक है ना सबसे ज्यादा, और Cl क्लोरीन का तो इसने एक दे दिया, तो इसका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन से पेट भर गया, क्या 2 इलेक्ट्रॉन से उसका शेयरिंग हो गई, उसकी कंप्लीट होगी ऑक्टेट, नहीं हुई। तो ये क्या है, एक कंपाउंड तो है, ठीक है, लेकिन कैसा कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सिमिलरली हमने देखा था BeH2, बेरिलियम का हमें पता है कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, हमने अच्छी तरह पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होने के बावजूद इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये तो श्योर है कि वैलेंसी इसकी 2 ही है। लेकिन ये कैसा नेचर शो करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो Be मान लो ये है और एक H, ये एक H। तो ठीक है, एक इसको दे दिया इसने तो हाइड्रोजन खुश, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो हाइड्रोजन खुश। क्या बेरिलियम खुश हुआ? नहीं, बेरिलियम के पास तो बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, आउटर मोस्ट, मतलब 4 ही रह गए ना टोटल मिला के, शेयरिंग वेयरिंग सारा, 2 अपना और 2 हाइड्रोजन का। तो ये भी खुश नहीं है, मतलब ये भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक और बता दो जल्दी से, एक और मैंने बताया था, जल्दी से बता दे कोई। तुम लोग को ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोवलेंट क्यों है। BCl3, वेरी गुड, BCl3। अब BCl3 बेरिलियम नहीं बेटा, बोरॉन है यहाँ पे, ठीक है, BCl3। तो बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, तो 3 से इसने क्लोरीन को तो खुश हो गया, लेकिन खुद बेचारा 6 ही इसके पास रह गए। तो बोरॉन Cl Cl Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। 7 पहले से था, एक और बन गया, 8 हो गए इसके। 7 पहले से था, 8 हो गया, 7 पहले से था, 8 हो गया, लेकिन इसके पास 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह गया। ठीक है, इनका कोवलेंट नेचर कौन जस्टिफाई कर रहा है, कौन बता रहा है ये कोवलेंट कंपाउंड होगा? ये हमें बता रहा है फजान्स रूल बता रहा है। फजान्स रूल कैसे बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एनायन क्या है, छोटा, साइज ऑफ एनायन क्या है, Cl है। तो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि साइज ऑफ केटायन क्या है, बोरॉन तो पहले ये मेंबर में आता है ना, 13 ग्रुप का पहला मेंबर बोरॉन होता है। क्या था, बाल गायब इंडियन तेल से, 13 ग्रुप यही था ना। अब पहला एलिमेंट है 13 ग्रुप का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा होगा तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पोलराइज करेगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब कैसा बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको समझ में आ रहा है ना? उनका समझना बहुत जरूरी है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लो। ठीक है, अगर कोई वैसे भी पूछे कि बोरॉन जो है BCl3 वो कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता, क्योंकि एल्यूमिनियम तो आयनिक बनाता है। अब देखो बोरॉन का क्या होता है, एक और मैं तुमको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। अब बोरॉन देखो, पहला कंपाउंड, पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का, है ना, पहला पहला है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स है, 2 S में है और एक P में है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं देखो, अब एक तो छोटा एलिमेंट है, मतलब न्यूक्लियस के पास ही होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, आसपास ही होंगे। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो मान लो कैसे भी चला जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, पूरी तरह से नहीं जा सकते क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज छोटा है ना। आपको पता है साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। अब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो जो तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो IE3 लगेगा वो इतना ज्यादा लगेगा कि बोरॉन बोलेगा नहीं भाई, मैं तो कंप्लीटली नहीं दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, शेयरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटली देना पड़ेगा। और IE3 मतलब जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एनर्जी होती है 1 + 2 + 3, वो इतनी ज्यादा होती है कि बोरॉन वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता, तो वो क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, इसीलिए BCl3 क्या होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, जबकि AlCl3 क्या होता है, अब AlCl3 क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है। क्यों आयनिक नेचर का होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम तक आते आते तो साइज बढ़ गया, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड थर्ड पीरियड का हो जाएगा। अब साइज बढ़ गया, इसलिए क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, मतलब शेयर नहीं, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, तो क्लोरीन ले लेगा वो। ठीक है, तो कभी आपका क्वेश्चन आए कि BCl3 तो कोवलेंट होता है और AlCl3 आयनिक क्यों होता है, तो बता लोगे? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट पहला लिमिटेशन था ऑक्टेट रूल का। दूसरा हमने देखा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब नाइट्रोजन क्या कर रहा था, बहुत दिक्कत कर रहा था,
क्यों दिक्कत कर रहा था? क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के पास, बेचारे के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो ऑक्सीजन के पास हमें पता है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, कितने? 6। अब बेचारा फंस गया, क्योंकि क्या होता है, हमने बोला था इलेक्ट्रॉन हमेशा, देखो बॉन्डिंग भी पेयर में बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। लोन पेयर का तो नाम ही क्या है, लोन पेयर, मतलब वो भी पेयर में रहेगा। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता कि बॉन्डिंग हो जाए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से, या एक इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर कह सकें। तो वो क्या हो जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बना लेता है, जैसे कि NO है। अब हमने देखा था NO का कैसे बनाया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, और ऑक्सीजन का 6, टोटल 11। अब N और O में हमने एक बॉन्ड बना दिया। अब क्या करेंगे, कितने बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 हो गया। अब इसके पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो चलो 2 को पेयर में रख दिया और एक ऐसे हो गया। अब बेचारा ये क्या करे, ये तो फंस गया। 1 2 3 4 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग में दे देता है। और ऐसे स्पेशल केस में क्या होता है, ये वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनती है, लेकिन यहाँ पे हम तीनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं कि अब ये, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन। और कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो या तो ऐसे अकेला भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते हैं, घबराना मत, मतलब एक ही है। NO2, वेरी गुड एग्जाम्पल, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। और उसका वो भी बना सकते हो, ClO2। अब देखो क्लोरीन के पास भी हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास दोनों मिला के 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 7 और 12 19। यहाँ पे भी लोचा हो गया। जो ऑड वाले होते हैं ना, जैसे 15वां ग्रुप हो गया, 17वां ग्रुप हो गया, इनके पास क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा क्या करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, उसमें ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड, ठीक है। तो दूसरा लिमिटेशन ये। और हमने, लुइस ने हमको कुछ ऐसा नहीं बताया था कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी होती हैं, ठीक है। तीसरा हमने देखा था एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, या फिर जो एक्सपैंड कर देते हैं अपने ऑक्टेट को, वो कैसा कंपाउंड बनाते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। बोलते हैं ना, जब गुस्सा आता है, जब किसी को बहुत गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं, क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसको, तो हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स कौन बनाएंगे, जो अपने एक्सपैंड कर लेंगे ऑक्टेट को, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए जिनके पास, ठीक है। तो एलिमेंट्स जिनका 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, वो क्या कर लेते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेते हैं, और वो क्या बनाएंगे, ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल था बताओ, H2SO4 और PF5SF6, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सपैंडेड ऑक्टेट थे। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जो इस चैप्टर में आप देखने वाले हो, अभी तक हमने ये देखा था कि जो वो होते हैं, कौन होते हैं अपने, इनर्ट गैसेस होते हैं। इनर्ट गैस इनर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा केस, आज तक तो हमें यही पता था, लेकिन बाद में हमें ये भी पता चला कि इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है, हीना, नीना और करीना से सुंदर रानी, यही होता है। तो हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो इनर्ट ग्रुप के होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो सारा थ्योरी फेल हो गया कि ऑक्टेट कंप्लीट करने का ये होता है वो होता है। कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन और जिनॉन जो होते हैं, ये भी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये लिख लो कि दूसरा, वॉयलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इनर्ट गैस लिखो, some noble gases
combines some noble gases combines with ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ही है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक XeF2, क्रिप्टॉन भी KrF2 बनाता है और ये XeOF2 बनाता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है जो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक थ्योरी फेल होगी कि इनर्ट गैस कभी रिएक्ट नहीं करते, जिनॉन और क्रिप्टॉन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जिनॉन मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, कितने की, रिडॉक्स में देखा था 3 एलिमेंट्स होते हैं जो 8 कोवेलेंसी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो सकता है। ONF के साथ क्यों, क्योंकि बेटा देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये अकेला पाया जाए ना ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसको बेचारे को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। ये तो खुद से भी रिएक्ट कर जाता है, O2 और O मिलके क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन तो एक्सप्लोसिव ही होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसीलिए। और क्या हो जाएगा, एक और ड्रॉबैक, इससे हमें ये तो पता लग गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ध्यान से सुनना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें ये तो पता लग गया कि एटम्स क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, और वो हमने गोला गोला बना के ऐसे दिखा दिया, शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें इनसे एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं पता लगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक और, पांचवा, इट डिड नॉट एक्सप्लेन, it did not explain about shape of the molecule. It did not explain about the shape of the molecule. ठीक है, और छठा ड्रॉबैक ये हो जाएगा, इसने एलिमेंट्स को बना दिया, ठीक है, एलिमेंट्स को कंबाइन करवा दिए, कंपाउंड बना दिया, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो इट डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उनके स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ भी बात नहीं की। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल या फिर ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, आपके स्कूल लेवल वाले एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्या पूछ सकता है, इसके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स है ना उसके बेसिस पे आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लियर है कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्यों नहीं, मतलब हमने जो जितना सीखा वो तो सही था, लेकिन उसकी कमियां कहाँ कहाँ थी ये हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं पीछे वाला पेज, चलो नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है। अब देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हर पुराना कॉन्सेप्ट में कोई कमी आती है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रदरफोर्ड का पढ़ा, फिर बोहर मॉडल आया, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया, इतने सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी तभी नया कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे भी एक नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, VBT से बोलते हैं इसको, VBT। ठीक है, अब तुम्हें याद है मैंने एक वो बनाया था एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, एक मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में।
ठीक है, कि जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, whenever two atoms are combining with each other, तो उनमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब कंबाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव करना होता है उनको। तो जब वो कंबाइन करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये बात हमने डिस्कस की थी। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी, मान लो हाइड्रोजन एटम है और एक H2 मॉलिक्यूल है, दोनों में से स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली हम पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन एटम। अब जब हाइड्रोजन एटम जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी? उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। जब कोई एटम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और इसको हमने ग्राफिकली पहले क्लास में कैसे देखा था कि दो एटम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये था आपका रेडियस और ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो जब एटम्स क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम पे जब बहुत क्लोज आ गए तो क्या हो गया, एनर्जी एकदम शार्प इंक्रीज कर गई। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड बना होगा, इस पॉइंट पे बॉन्ड बना होगा। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस को R0। ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी। एनर्जी और एंथैल्पी में कभी भी कंफ्यूज मत होना। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एटम कुछ ऐसे रहे होंगे, अब यहाँ पे कुछ एटम नजदीक आ रहे होंगे, यहाँ पे एटम और नजदीक आए होंगे, और यहाँ पे फाइनली क्या बन गया होगा, बॉन्ड बन गया होगा। क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है ना, इसलिए मैं ओवरलैप कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड बन गया होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व किसी भी एटम का मॉलिक्यूल बनने से। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग किसकी होगी, ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी की ओवरलैपिंग होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलमारी के अंदर क्या होती है, किताबें या कपड़े। अलमारी क्या थी हमारी, सब शेल तो बेटा कोई भी सही, बॉन्ड एंथैल्पी और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। ऑर्बिट नहीं बेटा, हमने क्या बोला था, कमरा, कमरे के अंदर अलमीरा, अलमीरा के अंदर शेल्फ, शेल्फ के अंदर किताबें। तो ये क्या था हमारा, शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर क्या, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग बताओ किसकी हो रही होगी, ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये किसकी हुई होगी ओवरलैपिंग, अपना दिमाग लगा के बताओ। बेटा शेल ही ओवरलैप करा दोगे क्या, बैंक में पैसा निकालने जाते हो, बैंक लूटने जाते हो, बैंक में अपने खाते से पैसे निकालने जाते हो, है ना। ऑर्बिटल्स, वेरी गुड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से तो हमें अपने से मतलब है ना, हमें पूरा छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिटल में होगा, इसीलिए जो ओवरलैपिंग होगी वो भी किसकी होगी, ऑर्बिटल की होगी। तो अब देखते हैं हम ऑर्बिटल, ये बना लिया, अगर बनाना है तो बना लो, थोड़ा दिमाग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बना लिया ये, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो बहुत बच्चे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, पूछो और क्या ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, तो बोलेंगे शेल की हो रही है। मतलब बैंक में पैसा निकालने गए तो बैंक की लूट लिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें अपने खाते से पैसे निकालने, अपने अकाउंट से निकालना है, सबके अकाउंट से नहीं निकालना। ठीक, तो देखो यहाँ पे, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, there is a minimum energy state. There is a minimum energy state where hydrogen atoms merge their atomic orbitals। इस पॉइंट पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर दे रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं, इतने नजदीक ले आ दे रहे हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, मर्ज देयर atomic orbitals। ठीक है, and this is known as overlapping of orbitals। This is known as overlapping of orbitals, which results in pairing of electron। अब देखो कौन कितना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, जरूरी नहीं है सब एक जैसा ओवरलैप करेंगे, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है कम कर रहा हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा कर रहा हो, नाइट्रोजन उससे भी ज्यादा कर रहा हो, डिपेंड करेगा ना, किस पे डिपेंड करेगा, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, किस हद तक ओवरलैप हो रहा है, वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसका होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ? ट्रिपल का, सबसे ज्यादा मजबूत ये होगा ना। तो एक्सटेंट कौन सबसे ज्यादा ओवरलैप करेगा, किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्या करेगा, आपस में ज्यादा ओवरलैप करेगा, ये थोड़ा कम करेगा और ये उससे भी कम करेगा। ठीक है, तो लिख लो इसका नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, extent of overlapping directly proportional to strength of covalent bond। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे। तो हेडिंग डालो मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। अब देखो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड में थोड़ा और प्रेसाइज, क्योंकि ये थ्योरी है ना, इसमें तो हर वर्ड क्या होता है, प्रेसाइज होता है बहुत। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं। कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, पार्शियल। तो लिखेंगे अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए जब भी आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ किसी भी थ्योरी का, तो एज इट इज लिखना होता है, क्योंकि ये इतनी मेहनत करके साइंटिस्ट अपने वो बनाते हैं, पोस्टुलेट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
covalent bond is formed by partial overlapping of two atomic orbitals. ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये है हमारा एक हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1s1, है ना, और मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन का है, तो ऑब्वियसली सेम स्पिन वाला तो करेगा नहीं, दूसरा अलग स्पिन वाला करेगा, तो दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, ठीक है, उसमें ऐसे, ये दूसरा हाइड्रोजन है जो 1s1 है, अब ये पास आएंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, और ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जो ये वाला एक्सेस होता है ना, ये एक्सेस है, बीच में से निकलता है कोई भी चीज उसको एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसका, ये मॉलिक्यूल है और ये इसके बीचों बीच का लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर एक्सेस, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एक्सेस। ये सारी चीजें पॉइंट्स जो हैं आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बाकी देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन को मिलने की, तो ये क्या हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा होगी तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बना है, और ये जो शेडेड रीजन में ऐसे दिखा रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग रीजन। कोई नई चीज नहीं है, बस हमने एक थोड़ा साइंटिफिक नाम दे दिया है। मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अब आप लोग को पता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड, मतलब समझ में आया, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ। क्या बोला मैंने कि मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। अब देखो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल बेटा, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल। ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा डी ऑर्बिटल, और ये है कुछ मान लो इस टाइप का एफ ऑर्बिटल। सबसे कम डिफ्यूज्ड कौन है, शेप डिफ्यूज मतलब समझते हो ना, डिस्टॉर्टेड मतलब कम इकट्ठा कौन है सबसे कम, ऐसे सबसे कम डिफ्यूज्ड, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सबसे कम डिफ्यूज्ड है इसलिए इसका जो एरिया जो ये देगा ओवरलैपिंग का वो भी कम देगा, बात समझ में आई, एस ऑर्बिटल इज द लीस्ट डिफ्यूज्ड इसलिए ये ओवरलैपिंग के लिए एरिया भी कम देगा, तो अगर मैं बोलूं कि एस एस में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, एक एस का दूसरे एस के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा, ऐसा होगा कुछ, एरिया कम कैसे देगा बताओ, मान लो कोई एक बिजनेस है, मान लो आपको चाहिए जूस चाहिए और तुम्हें चाहिए रामू ब्रांड का जूस चाहिए, ठीक है, और एक को चाहिए ट्रॉपिकाना का जूस चाहिए, ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकाना सुना है ना, तो किसका एरिया ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है, कौन पूरा दुनिया में फैला हुआ है, रामू या ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकाना फैला हुआ है,
तो अगर आपको जूस लेने में आसानी किससे होगी? ट्रॉपिकाना का होगी, रामू तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकाना का जूस लेने में आसानी होगी, क्योंकि ट्रॉपिकाना क्या है, सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है, पूरा फैला हुआ है हर जगह। अब ये है रामू, ठीक है, और ये है आपका वो रिमझिम, ये है आपका ट्रॉपिकाना। और ट्रॉपिकाना से भी फेमस कौन सा जूस होता है? चलो मान लो ट्रॉपिकाना से भी फेमस है, मतलब एकदम रेडबुल, रियल। ठीक है, तो हमें पता है रामू के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर रिमझिम हर जगह मिलता नहीं है, रिमझिम पता है ना क्या होता है? सोडा लेमन। ठीक है, ये उसकी कम है, लेकिन इससे तो ज्यादा है। सोडा लेमन मिल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा। कुलदीप, क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं ये बोल रही हूं कि जिस ऑर्बिटल का शेप जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा, वो उतना ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, तो मान लो अगर एस की ओवरलैपिंग करा रहे हैं एस के साथ, ये देखो, एस की ओवरलैपिंग हमने कराई किसके साथ? एस के साथ। फिर हमने एस की ओवरलैपिंग कराई पी के साथ। फिर हमने पी की ओवरलैपिंग कराई पी के साथ। कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा? ये है एस एस, ये है एस पी, और ये है पी पी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफ्यूज है, सबसे ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा ये। बस यही बात कर रही थी मैं। ठीक है, कि लिख लो नीचे, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन नेचर में होता है, सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एन सबका सेम है। अगर एन सबका सेम हो तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इक्वल्स टू 2 नहीं लिखो, लिख लो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सबका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? ठीक है, नीचे लिख लो नोट करके, सिंस s orbital are spherical in shape and least diffused, hence it will provide least area for overlapping। समझ में आ गई बात? तो पहला क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमारा पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा, जिसकी जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उसका बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, ये बना लिया ना ऐसे। अब देखो, जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, और अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड कभी ऐसे ऐसे बन सकता है क्या? दो इलेक्ट्रॉन का सेम पिन होगा, स्पिन होगा तो नहीं बनेगा। मतलब कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, देखो, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग must have electrons with opposite spin। ठीक है, अब मुझे कोई, ये तो पहला पॉइंट था, तीसरा का पहला था। दूसरा, मुझे कोई बताएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी कंसेप्ट बताया था वीबीटी ने, जबकि लुइस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे कोई बात नहीं की थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है?
बताओ, जब एक को क्या हो, मान लो ए ए बी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ए का, और बी को 2 की कमी है, ये खुश है अपने जीवन में, लेकिन ये दुखी है, इसको 2 की कमी है, तो ये क्या करता है कि चल मेरे पास पड़ा ही हुआ है, मैं क्या कर लेता हूँ, शेयरिंग कर लेता हूँ इससे। ठीक है, तो ए तो खुश था, लेकिन इसने क्या किया, दया कर दिया, कोऑर्डिनेट कर लिया किससे, बी के साथ, और अपना शेयरिंग में लगा लिया, अब ए भी खुश बी भी खुश। ठीक है, तब बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है when one orbital has pair of electron when one orbital has pair of electron and other orbital has no electron, and other orbital has no electron, then the bond formed is known as coordinate bond. ठीक, चौथा और बहुत इंटरेस्टिंग बात, देखो, अब ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, मान लो पी की ओवरलैपिंग हो रही है, पहले सुन लेते हैं। तो ये है पी, और एक पी ऐसे भी तो होता है, और एक पी ऐसे भी होता है, जेड डायरेक्शन में, मालूम है, 2 ही पी की बात की। अभी नहीं किया क्या नोट? चलो कर लो, रुको, कर लो कर लो, करके बता देना। नहीं, सेम स्पिन का कभी ओवरलैप नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता ना, बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, वो तो हमारा जो हमने देखा था वो वाला रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, वो क्या कर देगा, वॉयलेट कर देगा। अब देखो, ये पी ऑर्बिटल है, चौथा पॉस्टुलेट, चौथा पॉइंट बताने के इससे पहले बता दी। अब ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, अब ये बॉन्ड देखो, एक ऐसे भी बन सकता है ना, और एक ऐसे भी बन सकता है। मतलब ये क्या हो सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो सकती है। हेड ऑन मतलब दोनों का सिर भिड़ा दो, और साइडवेज मतलब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर दो। तो दोनों तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड ऑन भी हो सकती है और साइडवेज भी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, ये किस एक्सिस पे के अलोंग हो रहा है, इस एक्सिस को क्या बोला था मैंने, मॉलिक्यूलर एक्स एक्सिस तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर एक्सिस बोला था ना, मॉलिक्यूल के अलोंग, जिस मॉलिक्यूल के है बन रहा है उस मॉलिक्यूल के अलोंग। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये वाला मॉलिक्यूलर एक्सिस है, और ये बॉन्ड जो बन रहा है उसके परपेंडिकुलर पे बन रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो लिखो, इफ ओवरलैपिंग इज अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, इफ overlapping is along the molecular axis। बस ज्ञान की बातें हैं, समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये सारा आगे अभी पढ़ोगे ना, जितने भी थ्योरी उसमें काम आने वाला है। इफ ओवरलैपिंग इज along the molecular axis, then bond will be sigma। सिंगल बॉन्ड को लिख लेना, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, and if and if overlapping is along is perpendicular to molecular axis, then
इट विल बी पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, जैसे ये है एन एन, अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड तो एक ही बना होगा ना, और पाई बॉन्ड कितने हैं? तो इसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन में बताओ, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? जब मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग होगा, जब हेड ऑन होगा, सर भिड़ा दो सबका, तब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जब अलोंग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बनेगा, तब क्या बनेगा हमारा? पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, क्लियर है सबको? चलो लिख लो ये। अब इसका एग्जाम्पल, नहीं सिर्फ पी ऑर्बिटल के लिए नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो गया ये? अब देखो एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। देखो N2 मॉलिक्यूल कैसे था? N1 2 3 N। अब इसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी दो क्या है? पाई बॉन्ड है। ये कैसे होगा अभी मैं बताऊंगी, लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है ना कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ। ठीक, अब यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले H2 का देखते हैं। अब H2 में हमें पता है हाइड्रोजन क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन होगा हमारे पास 1s, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा? वो भी होगा 1s। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन कौन से ऑर्बिटल की होगी? एसएस ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और ये है आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, तो बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा होगा या पाई होगा? सिग्मा होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। HCl का बताओ कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एक बार HCl गैस का बना के दिखाओ, पहला था, दूसरा हमें HCl गैस का बनाना है। चलो HCl गैस का कौन सा ओवरलैपिंग होगा? Sp, ठीक है। और कैसा होगा? हेड ऑन होगा या फिर साइडवेज होगा? सिग्मा, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, HCl गैस का क्या होगा? देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का अलग अलग बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1s1। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये आता है थर्ड पीरियड में, तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1s1, और ये हो जाएगा हमारा 3s2 और 3p5, सॉरी ये वाला नीचे होना चाहिए ना फिर, ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। और कैसे होगा ये? हाइड्रोजन का S और Cl का ये, ठीक। तो ये बना लेगा हमारा sp ओवरलैपिंग अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस है, इसलिए ये भी क्या बनेगा?
सिग्मा। ठीक है, अब जितना भी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये कैसा ओवरलैपिंग करेगा? कौन कौन से ओवरलैपिंग होगी? पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग। ठीक है, दोनों का पीएक्स, एक्स वाला होता है इस डायरेक्शन में होता है ना, तो दोनों का ही क्या होगा? पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? ये होगा टू पी ओवरलैपिंग, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में आता है। ये क्या होगा? थ्री पी ओवरलैपिंग, ये फोर पी ओवरलैपिंग, और ये फाइव पी ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा? ये होगा वन एस और थ्री पी ओवरलैप से बना था ये। ठीक है, समझ में आ गया ये बात क्या कर रही हूं मैं? किसी के पल्ले पड़ रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड रुको, किसी का मैसेज मिस हो गया। पीपी क्यों बेटा? क्योंकि देखो F2 में क्या हो रहा है, F और F, ठीक है, दोनों ही क्या है? 2p5 और 2p5, है ना? दोनों को एक एक की कमी है। अब दोनों के आउटरमोस्ट में है, दोनों शेयर कर लेंगे, तो ये टू पी ओवरलैप हो जाएगा, है ना? हाँ, तो लास्ट वाले ही तो देख रहे हैं बेटा। तो ये क्या होता है? 2s2 2p5। तो S तो भरा हुआ है, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बेटा। और क्या, एक सेकेंड रुको, और भी बच्चों को कुछ मैं मैसेज मिस मिस हो गया, रुको। बेटा हम ऐसे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे है, सिग्मा बन रहा है। अब देखो, अगर इसके वाई एक्सिस के अलोंग करना होगा तो ये वाला बनेगा, हमें ये वाली ओवरलैपिंग करें, वो कुछ भी सकता है। ठीक है, आप पी एक्स करा दो, पी वाई करा दो। पी वाई कराओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये पी वाई और ये भी पी वाई, तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा पी वाई में। एक ही बॉन्ड चाहिए ना, एक ही बॉन्ड शेयर हो रहा है। ठीक है, तो एक ही हमें इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो ऐसे होगा। ठीक है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन में तो सिग्मा ही बनता है ना बेटा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को साथ में लेते हुए चलना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें सब चीज साथ में, आप एक साथ में लेके चलोगे सारे कंसेप्ट को। ठीक है, चलो स्ट्रेंथ और सिग्मा और पाई बॉन्ड पे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी तक जिसको भी कोई डाउट है, मेरे को पर्सनली मैसेज पे पूछ लेना। आज की क्लास में जिसको भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, कोई डाउट है तो। एक बार एनसीईआरटी रीड करना। बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो सिग्मा ही बॉन्ड बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो हम क्या करते थे? सिंगल बॉन्ड बनाते थे, है ना? तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? सिग्मा बनेगा। ठीक है, चलो, चलो फिर कल मिलते हैं।